बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, दिस इज़ वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। 3 इश्यूज़ आप उस पर सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी हमने जो बात करनी है वो ये है कि ख़ावर मानिका का जो ये बयान है, इसमें इसने थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे पास्ट से और अब, और उसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट हम एक चीज़ के ऊपर कोशिश करेंगे एक नतीजे पे पहुँचे। और तीसरा ये जो फॉरेन पावर्स की इंटरफेरेंस है पाकिस्तान में, इसके मुतालिक बात करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र मंगेश सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आने का। अस्सलाम वालेकुम हैदर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू और मेरा सलाम आपके नाज़रीन को भी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आने का, बड़ी मेहरबानी। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और दोनों हाथों से जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब को सलाम। और उन्होंने अपने ख़ानदान की, अपने अखलाकियात की पासदारी की, कानून के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने कलअदम कर दी, सिर्फ जज की जो तैनाती है उसको बरकरार रखा है कि वो कानूनी थी। मेरा ख्याल है उसके अंदर उन्होंने डंडी नहीं मारी, लेकिन आमिर फारूक ने डंडी मरवाई है रजिस्ट्रार के पास, ये जो कि जी हाँ जी मेरे से कंसल्टेशन हुई थी। आमिर फारूक का तो आपको पता है कि गटर का कीड़ा है। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जो 2 मेंबर बेंच है, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और समन रिफत साहिबा हैं। ये जैसे आपने फरमाया, ये फैसला उनका बिल्कुल कानून और आईन के मुताबिक है और उन्होंने बड़े तहम्मुल से दोनों साइड के बयानात सुने, डिफेंस के भी और प्रोसिक्यूशन के भी, और उन्होंने सारी चीज़ों को कंसिडर करके जो फैसला दिया, वो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है, क्योंकि ये केस जिस तरीके से चलाया गया था, जो नोटिफिकेशन अगस्त 29 को 29 अगस्त को जो इश्यू हुआ था इस ट्रायल को शुरू करने के हवाले से, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद गलत था, क्योंकि किसी भी इस किस्म के ट्रायल के लिए कैबिनेट की अप्रूवल की ज़रूरत है, और प्रोसिक्यूशन जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, वो कैबिनेट का अप्रूवल 13 नवंबर को 13 नवंबर की तारीख को लेकर आया। अब कोई भी कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी-सी भी अक्ल हो, कोई भी लीगैलिटी से वाकिफ़ हो, तो कैबिनेट का जो 13 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है, वो रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता। यानी वो माज़ी की तरफ नहीं जा सकता फिर, वो उस दिन से शुरू होगा। तो 29 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो गैर कानूनी और गैर आईनी था, और उसके तहत जो भी कुछ हुआ, जो ट्रायल हुआ, जो प्रोसीडिंग्स हुई, और वो भी ट्रायल कहाँ पर? जेल में। वो बज़ाते खुद जो है ना एक गैर कानूनी बात थी। तो इन सब अ, शवाहिद को देखने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये सरासर अ, नाइंसाफ़ी पर, गैर कानूनियत पर, जी। लाकानूनियत पर मबनी था। जी। उसके साथ ही ये भी मेरा ख़्याल है कि हमें नोट करना चाहिए कि जज साहिबान ने ये भी कहा कि जिस जज को तैनात किया गया था, ये जो अ जज ज़ुल्करनैन हसनात या जो भी क्या को नाम है उनका, कि उनकी तकर्री जो थी वो जायज़ थी। और दूसरी बात ये कि ट्रायल जो है जेल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये कि उस ट्रायल में अ मीडिया को भी इजाज़त होनी चाहिए, अवाम को भी इजाज़त होनी चाहिए, और वो जो प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि जी, चूँकि इमरान खान साहब और हमारे जो हैं अ, जो उनके साथ जो उनके वो हैं अपने नायब जो हैं उसके हेड ऑफ पीटीआई, अपने कुरैशी साहब जो हैं, कि इन दोनों को चूँकि उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद थी, 5 मेंबर्स उनके दोनों के फैमिलीज़ के, तो इस लिहाज से
ये एक ओपन ट्रायल था। तो जस्टिसेस ने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। ओपन ट्रायल से मुराद ये होती है कि वहाँ पर मीडिया के लोग भी मौजूद हों, अवाम भी मौजूद हों कि वो देख सकें कि एक्चुअली प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है। तो ये सर 2 बातें उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तरफ वो कर दी कि जी, अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोर्ट में जेल में ये ट्रायल चल सकता है, और ये कि ये जो जज है हसनात, वो इसको प्रिज़ाइड करेगा। तो ये 2 चीज़ें प्रोसिक्यूशन को फराहम की गई, लेकिन दूसरी तरफ कहा कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, ये सब गैर कानूनी है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैंने चंद लॉयर से बात की जो सीनियर लॉयर्स हैं, ऑब्वियसली आप सब अपना तज्जिया दे सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो ओपन ट्रायल जेल में नहीं हो सकता, ये उसके बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं। स्पेसिफिक रूल्स वो ये कहते हैं, और ये मैं एक साहब की जो है उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान का अब किसी भी केस में जेल ट्रायल मुमकिन नहीं है। गलत कहा जा रहा है कि अब दोबारा से जेल ट्रायल होगा, के ओपन जेल में ओपन ट्रायल होगा। कानूनी तौर पर जेल ट्रायल सिर्फ हार्ड एंड डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल्स के खिलाफ होता है, हो सकता है, और इसके लिए जज को ऑर्डर करना होगा या मुलजिम को खुद कहना होगा कि मेरी जान को खतरा है। वो उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने जेल के अंदर ओपन ट्रायल करने की कोशिश की तो ये फिर जो है इसको जो है अपील किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी कि क्या होता है। ये इसको जेल में ओपन ट्रायल करते हैं या ओपन ट्रायल, वो कहते हैं किसी भी केस में, अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी इनका बेल की एप्लीकेशन है, कहते हैं किसी भी केस में इनका ट्रायल जेल में नहीं हो सकता बिकॉज उसके बड़े स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। सर आगे जी, चलते हैं। जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने ये बता दिया। अगेन मियां गुल हसन औरंगजेब को सलाम, सनम रिफत साहिबा को सलाम। मैंने बहुत सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए थे। मुझे भी लगता है कि जो अच्छा खून है वो भी उछलता है कभी ना कभी जरूर, बड़ा इनका। अब देखते हैं आगे चल के, छोटी छोटी खुशियां हैं सर। हमें पता है आगे चल के होना होना कुछ नहीं है, जो इन्होंने इमरान के साथ करना है, लेकिन फिर भी हमें ये तो नजर आ गया कि ऐसे जज मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कानून और आइन के तहत फैसला थे। सर ये एक बात मेरे आपसे भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, ये जो फॉरेन एम्बेसडर्स आके पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, वैसे अमेरिका में भी हमारे भी एम्बेसडर जाके उनके कांग्रेसमैन सेनेटर से मिलते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से मिल रहे हैं और 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से, इसमें तो कोई दाल में काला नजर आता बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो एम्बेसडर है और ब्रिटेन की जो खातून हाई कमिश्नर है, वो जिस तरीके से जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड से मिल रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो पूरे तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अ, आपने फरमाया कि जी पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है वो भी जाकर कांग्रेसमैन से मिलता है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन ये कि जब इलेक्शंस का दौर होता है अमेरिका में, तो उस वक़्त किसी मुल्क का भी एम्बेसडर जाकर इन कैंडिडेट्स वगैरह से नहीं मिलते। वो वो इंटरफेरेंस समझी जाती है। और कांग्रेसमैन से भी जो मिलते हैं, देखिए पाकिस्तान का एम्बेसडर अगर जाकर मिलता है तो ये वो 2 चीज़ों के लिए मिलता है। एक तो ये कि अगर वो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना चाहता है कि जी पाकिस्तान की ये पॉलिसी है, और अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि वो पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत होती है, भीख माँगने की। तो उस बेचारे का तो काम ही यही होता है एम्बेसडर का कि जाकर उनके सामने हाथ जोड़े कि जी खुदा के वास्ते हमें कोई जो है ना दाल-रोटी हमारे लिए उसका कुछ बंदोबस्त करें, हम तो बिल्कुल ही मारे गए हैं, या आईएमएफ से हमें वो अप्रूव कराएँ वगैरह। लेकिन वो ये तो नहीं करते कि वहाँ जाकर उनको कहें कि जी आप कौन से कैंडिडेट को वोट डालें, कि कौन तुम्हारा सदर होगा या क्या होगा। इस किस्म है। की तो कोई किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि इन 2 एनवॉयज़ को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। आपके नाज़रीन के इल्म में होगा ना कि सितंबर में यही अमेरिकन एम्बेसडर जो है, वो जाकर वहाँ पर पंजाब के आईजी से भी जाकर मिला। यानी क्या ताल्लुक है उसका पंजाब के आईजी से मिलने का? और इसी इसी सर उसके मैं बता दूं सर, ये 7 जगह गया, ये अडियाला जेल गया है, जी, ये इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला है, ये मोहसिन नकवी से मिला है,
یہ جی آرمی چیف سے ملا ہے، یہ کاکڑ سے ملا ہے، یہ گوادر گیا ہے، اور یہ پنجاب آئی جی، جی اور پیچھے پیچھے وہ چھٹکڑی یو کے ایمبیسڈر بھی چھچندر کی طرح اس کے پیچھے پیچھے، جہاں یہ جاتا تھا وہاں یہ وہ جاتی جی یعنی اندازہ لگائیے کہ بھائی اس کا کیا تعلق ہے کہ جا کر وہ جو ہے نا ایمبیسڈر جو ہے وہ آرمی چیف سے ملے. کیا پاکستان کا ایمبیسڈر جو ہے کبھی بھی امریکن آرمی چیف سے ملا ہے؟ کبھی اس کے قریب بھی، پینٹیگون کے قریب بھی نہیں ٹپکنے دیتے ان کو. یعنی سر. یہ انہوں نے تو شاید خاقان عباسی کی پتلون اتروا لی تھی ایئرپورٹ پر. اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ جی یہ میرا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ نجی دورہ تھا، تو وہ حق و جانب ہے. خدا کے واسطے یار کچھ اللہ کا خوف کرے. لیکن یہ دیکھیے یہ جو ساری بات ہے نا، جو کہ آگے ہم اگر اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں، جو جس معاملے میں یہ عمران خان کو بیچارے کو یہ سائفر کیس میں اس پر ٹرائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ بھی امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گراؤ، اس کو ہٹاؤ، اور پاکستان نے اس پر عمل بھی کیا، اور عمل کر کے تو اب جو امریکن ایمبیسڈر ہے وہ وہی سلسلہ ابھی جاری ہے. یعنی ایک طرف تو امریکن انٹرفیئرنس پاکستان کے معاملات میں کھلم کھلا جاری ہے، اور دوسری طرف عمران خان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ بیان کیوں دیا کہ جا امریکہ سے ہمارے ایمبیسڈر نے امریکہ سے ایک سائفر لیٹر بھیجا تھا جس میں یہ باتیں ہوئی تھی. یہ تو پبلک نالج میں ہے ساری چیزیں. اس کو تو امریکن ایک اس نے ویب سائٹ نے، دی انٹرسیپٹ نے باقاعدہ اس پر مکمل 5 اگست کو ایک لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا تھا. یعنی انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. اور جناب یہاں پر اس بیچارے پر یہ جناب ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ جی تم نے اسٹیٹ سیکرٹس ایکسپوز کیے ہیں. کیا سیکرٹس ایکسپوز کیے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ باجوہ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکن ڈونلڈ ڈو نے کہا تھا کہ اس کو ہٹاؤ؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کی مرضی کی حکومت قائم ہوئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جائے؟ یعنی یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں، اور پھر بھی جناب وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں. اور جناب عمران خان نے اسٹیٹ سیکرٹس ریویل کیے ہیں. کون سے اسٹیٹ سیکرٹس ریویل کیے ہیں بھائی؟ کیا مذاق ہے یہ یار؟ بالکل جو ہے نا کھلم کھلا بدماشی ہے، اور کیا ہے؟ اور تو اس کے سر علاوہ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر. بدماشی کا تو ہمیں نظر آ گیا ہے جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے. اور پاکستان سے بس کے متعلق سر میں ایک بات پھر لے کے آؤں. ارشد شریف کے کیس کو میں بار بار لے کے آتا ہوں. میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر ایک بڑی سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے. میرے پاس ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ اور تجزیہ بھیجا گیا تھا. اس کی 3 بڑی بڑی جو تھرسٹ تھا نا سر اس رپورٹ کا وہ یہ تھا. اور یہ یو کے میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو تسنیم حیدر شاہ نے جو بیان دیا پبلکلی میڈیا میں کہ جی اس کو ڈائریکٹلی مریم نواز نے، نواز شریف نے اور ناصر بٹ نے کہا کہ تم ہمیں شوٹر فراہم کرو کینیا میں یا دبئی میں اس کو قتل کرنے کے لیے. یہ اس نے کھل کے کہا، یہ چھپ کے نہیں کہا. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ویڈیو دیکھی ہے ناصر بٹ کے فون پہ جس پر ارشد شریف کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، وہ بیچارہ چیخے مار رہا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تیسری بات یہ ہے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک اور سنسنی خیز ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے لیکن بھول جاتے ہیں، کہ یہ ساری باتیں جا کے اس نے یو کے کرائم جتنے انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں، پولیس ہیں، یہ جا کے اس نے بیان قلم بند کروایا. نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوا. نواز شریف اور مریم نواز نے اپنے بیانات دیے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی پولیس نے. نواز شریف اور مریم نواز کو یو کے چھوڑ کے پاکستان آنے کی اجازت ہے. اور یہی قاتل مبینہ طور پر جس کا کھلے عام تسلیم حیدر نے کہا ہے کہ اس نے مجھے خود کہا تھا، اور عمران کی قتل کے اوپر بھی میرے سے کہا گیا تھا کہ شوٹر فراہم کرو، جو کہ میاں جاوید لطیف جو ہے مسلم لیگ کا، اس نے پھر فراہم کیا اور کہتا ہے اناڑی ہے. سر یو کے میں آپ بھی رہے ہیں، یو کے میں اس طرح کھلا کوئی آدمی ایلیگیشن نہیں لگا سکتا اگر اس کے پاس ٹھوس شواہد نہ ہو. تو یہ تو آپ کا اس طریقے سے قبضہ ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ کا جو وزیر اعظم آپ پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک قاتل ہے، اس کو آپ نے اجازت دی ہے اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے تھرو اس کو وزیر اعظم بنائے. یہ ہے لیول آف کنٹرول سر.
बिल्कुल, देखिए बात ये है कि ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं, बिलख़ुसूस ब्रिटेन और अमेरिका, वो चाहते भी ऐसे ही लोगों को हैं कि बरसर इक़्तिदार आएँ, जिनके ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल हो। हुँ, तो अगर ये जो आपने फरमाया कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने आपको जो रिपोर्ट दी है और जो आपके पास आई है रिपोर्ट, और ये सरेआम उसने इंग्लैंड में इस किस्म के बयानात दिए हैं टीवी पर और बाकी चैनल्स वगैरह पर। इंग्लैंड में कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगा सकता अगर उनके पीछे उसके पास एविडेंस ना हो। क्योंकि इंग्लैंड में कानून बहुत सख्त है, जैसे यहाँ कनाडा में है और अमेरिका में है कि आप किसी पर इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगा सकते, वरना वो डेफेमेशन में आ जाती है बात। तो यहाँ पर तो उसने अगर खुल्म-खुला ये बातें कही हैं और यही इन्फॉर्मेशन उसने वहाँ पर ब्रिटेन के पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच को भी, स्कॉटलैंड यार्ड को भी दी हैं, तो दैट मीन्स कि ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इसके बावजूद भी अगर वो नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को न सिर्फ इंग्लैंड में रहने की इजाज़त दी थी उन्होंने, उनको वहाँ से इजाज़त भी दी कि वो पाकिस्तान भी जा सके और उसी को वो दोबारा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। जैसे कि 3 मर्तबा पहले इन्होंने कोई बहुत बड़े तीर मारे हैं, बहुत ही पाकिस्तान को जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड का मुल्क बना दिया है, तो अब वो जो बाकी थोड़ी-सी कसर रह गई, अब वो पूरे करने के लिए यानी वो चाहते हैं कि ऐसे जो मुजरिम लोग हों, जो अगर किसी मुल्क का सरबराह बने, तो उनको कंट्रोल करना उनके लिए आसान होता है, फिर उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं और यही और कुछ उन कर रहे हैं। जी। और उनको सर अपने हमारे मुल्क के अंदर ही हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक, बाजवा जैसे और आसिम मुनीर जैसे लोग मिलते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए। अंदर से अगर उनको ना मिले ये गद्दार, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए बार-बार हम कहते हैं कि असल में ताकत जो है वो अवाम की है और अवाम जब तक अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेगी अपनी ताकत को, तो इसी तरीके से ये डाकू, लुटेरे, गद्दार, आसिम मुनीर, बाजवा जैसे लोग आके इस मुल्क को बेच देंगे। सर आगे चलते हैं, आखिरी सवाल, ख़ावर मानेका का इंटरव्यू सर, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? जी देखिए ख़ावर मानेका ने जो रिसेंट जो इंटरव्यू दिया है, वो बहुत ही घिनौना किस्म का उस घिनौने किस्म के इल्ज़ामात उसने लगाए हैं। अ, हालाँकि देखिए ना वो ख़ावर मानेका कुछ अरसे के लिए गायब रहा, फिर उसके बाद ये इंटरव्यू उसने दिया जिसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी अम, वो जो है बुशरा इमरान खान जो है बुशरा बीवी के साथ अ, घंटों फ़ोन पे बात करता रहता था, उससे मुलाकातें होती रहती थी वग़ैरह-वग़ैरह इस किस्म के। हालाँकि यही ख़ावर मानेका 1 साल पहले उसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, जिसमें उसने कहा है कि बुशरा बीबी जो है बहुत ही नेक और पाक खातून है और सर मैंने ये आपको सर मैंने ये निकाला है सर, ये ज़रा देखें। वो कहते हैं जी बुशरा बीवी पाक बीवी जैसी पाक बीवी नहीं देखी, इमरान तलाक की वजह नहीं ख़ावर मानेका। ऐसी चीज़ें चल रही थी जो तलाक की वजह बनी, इद्दत पूरी होने पर इमरान ने पैगाम भेजा, ये उसका खुद अपना बयान है सर। बुशरा ने कभी खुला लेने की बात नहीं की, मैंने तलाक दी वजह बाद में बताऊँगा वीडियो पर बयान। फिर उसका बेटा कहता है कि वालिदा को जाए-नमाज़ और बुर्का के सिवा किसी ने इसके बगैर नहीं देखा, हर वक़्त अल्लाह का विर्द करती है, मूसा मानेका और बाकी इस तरह की बातें। ये है सर उसका बयान, ख़ावर मानेका का और आज का बयान। सर जी, देखिए ना ये जो पहले के इसके बयानात हैं, वो ज़ाहिर है कि किसी प्रेशर के तहत तो उसने ये वो बयानात नहीं दिए हैं। अब जो वो बयानात दे रहा है, वो प्रेशर के तहत दे रहा है और ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं किसी के कैरेक्टर पर और ये इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है और इसमें ख़ावर मानेका बज़ाते खुद और जो लोग इसके पीछे हैं और ज़ाहिर है कि हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि कौन है इसके पीछे क्योंकि ये जो सर अ, स्पेकुलेट क्या कर सकते हैं सर, इसके पीछे आसिम मुनीर है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यानी हम खुल्म-खुला कह सकते हैं कि हुँ, आसिम मुनीर ही इसके पीछे है क्योंकि वो हर तरफ से इमरान खान के कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान की अवाम में इतनी मकबूलियत है कि जब भी इंतखाबात होंगे
और अगर इमरान खान और उसकी पार्टी को इजाज़त दी गई तो वो इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। तो वो हर मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो भोंडी हरकतें हैं, घटिया किस्म की हरकतें हैं, जो उनकी अपनी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं, उस किस्म की वो चीज़ें कर रहे हैं और इमरान खान के कैरेक्टर को दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बात ये है कि इमरान खान, मुझे यकीन है कि मैंने जितनी चीज़ें, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ इमरान खान से, लेकिन मुझे यकीन है जो कुछ मैंने उसके मुतालिक पढ़ा है, जिस किस्म की उसने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, जिस किस्म का वो अवाम में घूमा-फिरा करता था, वो एक ऐसा शख्स है कि वो वाक़ई उसने अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर तब्दीली वो ले आया है। वो वाक़ई जो है ना, उसने अपने आप को अल्लाह की राह पर लगा दिया है, क्योंकि उसने समझ लिया है इस्लाम की स्पिरिट को, कि हुँ, इस्लाम की स्पिरिट ये है कि तुम खिदमत खल्क करो, और वो हुँ। यही कुछ कर रहा था, यही कुछ करना चाहता है। तो अब ये जो छिछोरे इधर-उधर फिर रहे हैं, वो उसके कैरेक्टर को दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको किसी न किसी तरीके से अवाम में उसकी मकबूलियत को कम करें। लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब फेल हो रहे हैं, क्योंकि अवाम खुद देखते हैं कि भई इमरान खान किस किस्म का शख्स है। तो सर, इसलिए ये जो आपने बात किया ना कि इमरान ने अपने आप को इवॉल्व करके और वो खिदमत खल्क और इस्लाम की और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम की असल स्पिरिट समझ गया है, उसी की वजह से उसने इस मरी हुई कौम के अंदर भी वही बेदारी आ गई है कि हक क्या है, सच क्या है, वरना ये 80-90% लोग उसके पीछे क्यों जाएँ? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, लोगों ने एक तो देखा है कि इक़्तिदार में आने से पहले भी इमरान खान की अचीवमेंट्स क्या थी। वर्ल्ड कप उसने पाकिस्तान के लिए जीता 92 में। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए, अवाम अपना पैसा भी लगाकर, अवाम से भी पैसा चंदा इकट्ठा करके, साफ शफ़ाफ तरीके से अकाउंट्स पेश किए गए कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई। ये तो सब कुछ उसने इक़्तिदार में आने से पहले किया। जब इक़्तिदार में आया, उसने वो जो हेल्थ कार्ड इश्यू किया लोगों को, एहसास प्रोग्राम इनिशिएट किया, लोन्स दिए लोगों को ताकि वो, और इकोनॉमी को कितनी तरक्की दी। ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। कोई लोग कुछ ये जो भी इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाते फिरते रहें, लेकिन लोगों के पास तो एविडेंस मौजूद है। उनको तो उनके इल्म में है कि इमरान खान ने क्या किया लोगों के लिए। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो भोंडी हरकतें उसके कैरेक्टर को खराब करने के लिए, इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा, और इसी डर की वजह से वो ये लो किस्म की हरकतें कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सच सच सही फरमाया और इमरान की जो ज़ाती पाकीज़गी है ना, वो मैनिफेस्ट करती है इस निज़ाम की कलेक्टिव पाकीज़गी के लिए कि लोगों जो हमारे अपने दिल में जो हमारा एक नूर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फूँका है और जो हमारे अंदर जो हमारी रूह है, जो नफ्स के साथ जंग करती है, इमरान ने उस जंग को हमारे अंदर शुरू करवा दिया है कि ये रूह और नफ्स की जंग है और रूह जीत रही है, वरना इमरान के साथ ये 80-90% लोग ना होते। ये बहुत बड़ा एक इखलाकी रेवोल्यूशन है, वो तो लोगों का रेवोल्यूशन तो सर बाद में आएगा, लेकिन ये इखलाकी और इक़्तिदार का जो एक इन्क़िलाब आया है पाकिस्तान में, उसका सेहरा इमरान खान को जाता है। सर, अगर लास्ट कमेंट्स हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, मैं बस ये अर्ज़ करने वाला था कि अवाम को चाहिए कि वो खुद भी उठ खड़े हों, क्योंकि ये उनकी आज़ादी की जंग है। ये उनकी बक़ा की जंग है, ये उनकी इज़्ज़त और इज़्ज़त-ए-नफ़्स की जंग है। उसके लिए उनको भी उठ खड़ा होना होगा, वरना ये कि अनफ़ॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी। तो इसलिए अवाम को इस चीज़ का सद्भाव करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, आपके अहल-व-इयाल को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बेचारे हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और मुसीबतों में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुसीबतें आसान करे, जो बेचारे शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे और हमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जैसे और ऐसे बाबर सत्तार जैसे और हमें जजेस मिले, जो कि कानून और आइन के तहत फैसले करें कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक फलता-फूलता पाकिस्तान हमें मिले। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़ सर। अस्सलाम वालेकुम।